नमस्कार, आप सभी का रचनाशाला स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सृष्टि की पहली कविता का जन्म स्वाभाविक है कि भावनाओं के अतिरेक से विस्फुटित शब्दों के रूप में हुआ होगा। कहा जाता है कि वाल्मीकि जी ने विश्व की पहली कविता और पहला महाकाव्य रचा। रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल और आधुनिक कवियों की स्नेहिल संजीवनी कविताएं जब मंचों पर पहुंची तब साहित्य के क्षेत्र में एक नया मोड़ आया। साहित्य की कविताएं अब मंचीय अभिव्यक्ति का एक अहम हिस्सा बन गई थी। आज के पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही कवि से जो लगभग पिछले 20 वर्षों से साहित्य साधना कर रहे हैं और मंचों पर सक्रिय हैं। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही उत्कृष्ट लेखन किया है। उनकी कुछ बेहद चर्चित कविताएं हैं भरत कैकई संवाद, लक्ष्मण मूर्छा, दशरथ का अवसान इत्यादि। उन्होंने हास्य की कविताएं भी रची और उसे फुहरता से बचाए रखते हुए विशुद्ध हास्य का विषय बनाया। हम बात कर रहे हैं लोकप्रिय कवि, शब्दों के जादूगर और मंच के बेहद चमकते सितारे श्री चिराग जैन जी की। चिराग जैन जी ने लगभग 12 पुस्तकें लिखी हैं, 300 से अधिक टीवी कार्यक्रमों में भाग लिया है और उन्हें अनेकों बार बेहद प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। तो आइए स्वागत करते हैं चिराग जैन जी का। चिराग जी, आपका रचनाशाला में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ तो हम आपसे आज बहुत सारे बिंदुओं और विषयों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका नाम चिराग। कहा जाता है कि आप हमारे घर का चिराग है, हमारे कुल का दीपक है और आप अपने इस नाम को पूरी तरह से चरितार्थ करते हैं। कैसे मिला आपको ये नाम? क्या है कि मैं जिस परिवार से आता हूँ उस परिवार में संतों का बहुत आना जाना रहा। मेरे सगे मामा जी दिगंबर जैन आचार्य रहे, अब उनकी समाधि हो गई। एक बहुत बड़े जैन आचार्य होते थे, आचार्य विमल सागर जी महाराज। उनका लगभग ये समझिए कि वो हमारे परिवार के पैटर्न थे। उनका एक ऐसा वरद हस्त था हमारे ऊपर कि उनके रहते कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम अकेले हैं या हम क्या करें। किसी भी विवशता में पहली बार जो नाम ध्यान आता था वो उनका था। तो जब विवशता के साथी जो होते हैं वही सुख के भी होते हैं, तो मेरा नामकरण उन्होंने किया था। बहुत सुंदर नाम और सार्थक रहा ये नाम। अब कविताएं, तो कब लगा कि मैं कविता लिख सकता हूँ, ये कौशल है मेरे पास, और कैसे प्रारंभ हुई है ये यात्रा आपकी? मैं दरियागंज जैन स्कूल में पढ़ता था। तो मेरे पिताजी रेलवे में क्लर्क थे, अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। 3 बहनें हैं मेरी बड़ी और चौथा मैं हूँ। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की जो आर्थिक स्थिति उन दिनों होती थी लगभग वैसी ही हमारी भी थी। घर में 4 बच्चों की शिक्षा देकर माता पिता, जो कि एक ही अर्निंग सोर्स हो, वो कैसे चलते होंगे आप समझ सकते हैं। तो हमें जो था वो, क्योंकि हम चांदनी चौक से हैं, तो थोड़ा टेस्ट बड्स एक्स्ट्रा डेवलप है। खाने पीने का अतिरिक्त शौक, मसालेदार खाना है, ये सब बड़ा शुरू से ही रहा। ये जाना जाता है चांदनी चौक। अब जिस परिवार में हम थे तो वहां ये संभावना तो नहीं थी कि हम रोज ब्रेड पकोड़ा खाएं एंड रोज चाट पकौड़ी खाएं, पर वो हमें शौक लग गया, लत जिसे कहते हैं वो। अब उसको पूरा करने के लिए एक माध्यम ये था कि प्रतियोगिताएं होती थी, प्रतियोगिताओं में पुरस्कार मिलते थे। तो वो एक मात्र, क्योंकि उस समय ना तो आप मजदूरी कर सकते, ना आप ठेला चला सकते, ना आप रिक्शा चला सकते, ना आप कहीं पर मुंशीगिरी कर सकते, ना आप टाइपिंग कर, कुछ नहीं कर सकते। 7वीं 8वीं 10वीं क्लास का बालक क्या करेगा? तो ये लगा कि ये एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। तो हमने उन दिनों में, अच्छा दूसरा क्या था, मुझे पढ़ाई में किताबें पलटते रहने का और रटते रहने का पाखंड कभी अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता था कि चीज मुझे समझ आ गई, कंसेप्ट मुझे समझ आ गया, बात खत्म। अब जब परीक्षा होगी, प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं उत्तर दे दूंगा, मुझे कंसेप्ट समझ आ गया। मैंने कभी बैठकर रटी नहीं है चीजें, ना मैं रटने का पक्षधर हूं। मुझे लगा कि मुझे समझना चाहिए। अगर हिस्ट्री ये है तो इसने ऐसा किया, तो मैं उसकी मनोदशा समझूं कि इसने ऐसा क्यों किया। और अगर मैंने उसकी मनोदशा समझ ली तो दुनिया की कोई ताकत मुझे कभी भुला नहीं पाएगी कि इसके बाद क्या हुआ था। मैं घटनाक्रम का क्रम नहीं भूलूंगा।
वही मेरे साथ होता था। तो मुझे किताबों से ऊब हो जाती थी, क्योंकि किताबें पढ़ने का शौक ऐसा था कि मिलते ही जैसी नई किताब आती थी पलट पलट के आद्योपांत पढ़ जाता था। अब उसके बाद मुझसे वो जब टीचर उसके एक एक पन्ना समझाते थे तो वो समझ नहीं आता था, लगता था कि ये समय नष्ट है, कक्षा में बैठा नहीं जाता था। तो एक तो वो आर्थिक लोभ, और दूसरा कक्षा से ऑफिशियली बाहर निकलने का एक तरीका था कॉम्पिटिशन्स। तो मैं डिबेट कॉम्पिटिशन्स में जाता था। तो एक तो स्कूल में बड़ा लोकप्रिय छात्र बन गया, अध्यापकों का भी बड़ा लोकप्रिय छात्र बन गया। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी ये बात ऑन कैमरा बोल सकता हूँ कि एनसीईआरटी ने जो किताबें बनाई वो इतनी सक्षम किताबें हैं कि अगर उन्हें किसी छात्र ने मन से उनसे दोस्ती करके पढ़ लिया ना, तो फिर उसे अतिरिक्त ट्यूशंस की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे साथ दिक्कत ये हुई कि हमने एनसीईआरटी की किताबों को साइड कर दिया और बाजार आ गया शिक्षा में, इधर की हेल्प बुक उधर की हेल्प बुक। तो हमारे टाइम तक ऐसा कुछ नहीं था, तो हम एनसीईआरटी पढ़ते थे और समझ आ जाता था। एकमात्र किताबें यही, एकमात्र किताब वही थी। अब कॉम्पिटिशन्स में जाते थे तो डिबेट कॉम्पिटिशन, वाद विवाद प्रतियोगिता सबसे आसान था, बोलना आता था, जाते थे कर लेते थे। एक दिन हम एक डिबेट कंपटीशन में गए तो वहां पर देखा कि एक और कंपटीशन हो रहा है पैरेलली, जो था स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता। इससे पूर्व मेरा कविता से परिचय इतना था कि मैं हिंदी की कविताएं मुझे सारी याद रहती थी, मैं सारी जो किताबें एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होती थी सब पढ़ जाता था। और साथ में एक ये लालच रहता था कि अधिक से अधिक कविताएं, शेर और शायरी ये मैं याद कर लूं। मोहन मेकिंग से एक शराब बनाने वाली कंपनी थी, तो उसकी डायरी आती थी। हाँ। उसकी डायरी में हर पृष्ठ पर नीचे शेर लिखा होता था। वो डायरी पता नहीं कहां से हमारे घर आ गई, जबकि हमारे घर में कोई अल्कोहल लेने वाला नहीं, हम जैन परिवार के लोग थे, कहीं से किसी ने गिफ्ट कर दी होगी। अब वो डायरी आ गई। वो डायरी आई तो हमने उसको सारे शेर एक रजिस्टर पे लिख लिए। ये मेरा कविता से पहला रिश्ता था। उसमें बुल्ले शाह की कुछ मुक्तक थे, उसमें बिना नाम के शायरों के, बुल्ले शाह के तो नाम से थे, बाकी शायरों के बिना नाम के, जिसका जो शेर का कुछ बहर से खारिज भी थे, कुछ गलत भी शब्द इधर उधर थे, लेकिन छपे थे, भरपूर एक संग्रह था। हमने वो सारे कागज पे एक रजिस्टर पे लिख लिया, वो हमारा एक रजिस्टर बन गया। इसके बाद अब ये मेरा कविता से परिचय मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से हुआ। फिर हमने वो स्कूल की किताबें सारी कविताएं याद कर ली। अब जब हम कंपटीशन में उस दिन गए तो उस दिन हमने देखा कि स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता की जो ट्रॉफी है वो बड़ी सुंदर है। तो मुझे लगा ये तो लेके जानी है। तो वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए गए थे, उसको हमने बोला, जो बालिका उसके नाम लिख रही थी, हमने उसको रखेगा कि आप हमारा नाम इसमें सबसे पहले लिख दो, और स्वरचित कविता पाठ वाले को बोला कि आप हमारा नाम सबसे अंत में लिख दो। तो वाद विवाद प्रतियोगिता, क्योंकि वो लालच नहीं छोड़ सकते, वो तो टाइम मैनेजमेंट। तो उसमें सबसे पहले अपना वाद विवाद बोल के, और हम बाहर पेड़ के नीचे बैठकर, हमने उन दिनों कारगिल वॉर होके चुकी थी। अच्छा। मुशर्रफ शिखर वार्ता के लिए भारत आए थे। दरियागंज में ही वो नाहर वाली हवेली देखने आए थे। तो हमारे पूरे क्षेत्र को, हमारे स्कूल को, बाहर को, सब कुछ जिस तरीके से चिपका चुपकू के सेट कर दिया गया था कि हाँ, मतलब ऐसा बना दिया गया था कि शायद दरियागंज से ज्यादा खूबसूरत धरती पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि मुशर्रफ ने वहां से गुजरना था। तो मेरे मन में उस समय भी ये कचोट आई थी रचना जी, कि एक व्यक्ति जिसके कारण अभी तो हम अपने शहीदों का रोना रो रहे थे, और अब हम उस व्यक्ति को, इतनी बालक बुद्धि थी, ये समझ ही नहीं पाए कि विदेश नीति कैसी होती है, ये समझ ही नहीं पाए कि डिप्लोमेट रिलेशंस कैसे चलते हैं। बस ये लगा कि यार ये आदमी को तो अभी हम गाली दे रहे थे, वो अंदर का देशभक्त बोल रहा था, और अब इस आदमी के साथ हम इसको हम मेहमान बना के और ये चिंता कर रहे हैं कि इसको देश सुंदर दिखना चाहिए बाहर से लीप पोत के। तो उस क्रोध में हमने एक कविता लिखी जिसमें हमने मुशर्रफ को जितना गरिया सकते थे अधिकतम गरियाया। तो मतलब ये व्यंग और हास्य के माध्यम तो अभी कहते ही हैं, और आपने तब ओज में भी कहा। हाँ, खूब छिक्के। और वो कविता हमने वहां सुनाई। हाँ। हमें वो ट्रॉफी जिस पर हमारी नजर थी वो मिल गई। अरे वाह। तो यहां से मेरा कविता से रिश्ता हुआ। फिर मैं जैन समाज से था, तो शाकाहार, अहिंसा, इन विषयों पर खूब कविताएं तुकबंदी टाइप की करता था।
बस यहाँ से कविता लिखनी शुरू की। आपका प्रश्न था कि कविता लिखनी कहाँ से शुरू की, हाँ, पढ़नी कहाँ से शुरू की, ये बाद में बताएंगे। बल्कि मेरा अगला प्रश्न आने वाला था, पहली कविता क्या थी और प्रेरणा क्या थी, और आपका उत्तर स्वतः ही मुझे मिल गया इस प्रश्न का। और ये सच में मतलब सोचने वाली बात है कि इतनी कम आयु में भी आपने इतना गंभीर विषय चुना। तो मैं न्याय कर पाया उससे या नहीं, ये तो ठीक ठीक याद नहीं है, लेकिन उस आयु में शायद इतना सोच पाना भी अपने आप में बेहद वो शायद नैसर्गिक। हाँ, नैसर्गिक था। चलिए, एक लंबी यात्रा तय करनी थी जो जिसकी शुरुआत वहां से हुई थी आपके लिए। हाँ, बिल्कुल। फिर आपने जब आपकी शिक्षा पूरी हुई, नौकरी के लिए भी भागे दौड़ी हुई होगी, और हम जहां तक मुझे पता है आपको सरकारी नौकरी भी मिल गई थी, तो आपने वो भी छोड़ दी। अब हमारे समाज में जहां सरकारी नौकरी पा लेना एक सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि गिना जाता है, ऐसे में आपने उसे छोड़ा, तो क्या कारण रहा होगा और क्या परिवार की प्रतिक्रिया रही होगी इस पर? क्या हुआ कि जब मैं 12th क्लास पास करके निकला तो एक्सीडेंटली मैं कवि सम्मेलन में आ गया। मैंने कभी कवि सम्मेलन सुने भी नहीं थे। हमारे महावीर जयंती के कवि सम्मेलन होते हैं, और उन दिनों में क्योंकि वो 1-1.5 हफ्ते का समय होता है और सब समाजों को अपने अपने कार्यक्रम कराने होते हैं, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो उनमें कवि सम्मेलन भी बहुतायत में होते हैं। तो वो जो समय होता है महावीर जयंती वाला, उस समय बहुत कवि सम्मेलन होते हैं। परेड ग्राउंड में एक महावीर जयंती का आयोजन होता था, जो दिल्ली की सबसे बड़ी महावीर जयंती होती थी। 3 दिन चलता था वो। उसके एक मंच संचालक होते थे श्री प्रताप जैन जी। उन्होंने मुझे कहीं भजन वजन गाते हुए, जैसे जो अपने समाज के छोटे मोटे मंदिरों के कार्यक्रम होते सुना था, तो मुझसे बड़े प्रभावित थे। तो उन्होंने मुझसे कह रखा था कि जब भी महावीर जयंती के 3 दिन में तुम्हारे पास समय हो, तुम किसी एक दिन आके यहाँ पर मंच से एक भजन सुना दिया करो। तो मैं चला जाता था। उस साल जब मैं गया तो उस दिन सन 2002 12th का क्लास पास, मतलब एग्जाम दे दिए थे, रिजल्ट नहीं आए थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि नौकरी छोड़ने तक की हिम्मत कहाँ से आई। तो उस साल जब मैं गया तो उस रात था कवि सम्मेलन। मैंने उनको कहा जी मैं भी कविताएं लिखता हूँ, वो जो मैंने बताया शाकाहार, अहिंसा, ये सब लिख रखी थी। मैंने कहा जी मैं भी कविताएं लिखता हूँ, तो मैं कविता सुनाऊंगा जी आज। तो प्रताप जी ने बोला कि तुम कविता फिर ऐसे मत सुनाओ जैसे तुम अकेले खड़े होकर भजन सुनाते हो, फिर तुम कवियों के साथ कविता सुनाना। उन्होंने, जो संचालक थे राजेश चेतन, उनको ये बोला कि भाई ये बालक भी हमारी ओर से कविता सुनाएगा। अब उस मंच पर, ये मेरा सौभाग्य था कि उस दिन उस मंच पर ओम प्रकाश आदित्य जी, अल्हड़ बीकानेरी जी, अशोक चक्रधर जी, और मैं इन सब में से किसी को भी नहीं जानता था। अरुण जैमिनी जी भी थे उस पे, गजेंद्र सोलंकी जी भी थे, कई सारे कवि थे। अच्छी एक प्रतिष्ठित टीम थी। मतलब आपका कवि सम्मेलनों से पहला परिचय था? ये मेरा पहला परिचय था। मुझे ये भी नहीं पता था कि कैसे सुनाया जाता है, मुझे तो ये पता था कि जैसे मैं जाता हूँ भजन सुनाता हूँ, ऐसे ही मुझे बुलाएंगे, मैं जाऊंगा माइक पर अपनी कविता सुनाऊंगा, बैठ जाऊंगा। मुझे ये भी नहीं पता था कि कविता पढ़ी जाती है। मैं कविता सुना ही रहा था तब तक। तो मैं शब्दावली से भी परिचित नहीं था, कल्चर से भी परिचित नहीं था। तो मैं वहां बैठा रहा। अब क्या हुआ, राजेश चेतन जी भूल गए कि उन्हें मुझे पढ़वाना है। जब वो ओम प्रकाश आदित्य जी का नाम पुकार चुके, तब उन्होंने मेरी ओर देखा तो उन्हें याद आया। और ऐसा बहुत सामान्य, उन्होंने इंटेंशनली नहीं ही किया था। उन्हें याद आया तो उन्हें लगा कि यार ये तो इस बालक के साथ गलत हो गया। तो उन्होंने मुझे तो उस दिन नहीं पढ़वाया। और मंच से जब मैं उतरने लगा तो उन्होंने मुझसे कहा कि चिराग, मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझसे ये गलती हो गई, मुझे ध्यान नहीं रहा, पर मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ और तुम कल जो है पीतमपुरा में कवि सम्मेलन है, तुम उसमें आ जाओ। तो उन्होंने मुझे बिना कविता पढ़े पहला निमंत्रण दिया। और उधर प्रताप जी गिल्ट में थे कि भाई मैंने कहा था कि मैंने इसे मंच पर कहा था, ये तो बेचारा अकेला पढ़ने को तैयार था और ये तो भजन सुनाने आया था, और इसको जो है हमने मंच पर बुला के, मुझे ये भी नहीं पता था कि मंच पर मैंने कविता पढ़ी, मैं मंच पर गया और कविता बिना पढ़े उतर गया तो ये अपमान हो गया। मुझे ये भी नहीं पता था। तो मैं उनको लगा कि हमने इस बच्चे की इंसल्ट करा दी। तो उन्होंने मुझे 2 दिन बाद का नवीन छात्रा के जयंत कवि सम्मेलन का निमंत्रण दे दिया। 2 कवि सम्मेलन मुझे बिना कविता पढ़े मिले। हो सकता है पढ़ देता तो ना मिलते, लेकिन बिना कविता पढ़े मुझे 2 निमंत्रण मिले ऑन पेमेंट। अब मैं नेक्स्ट डे गया तो मैंने पीतमपुरा में कविता सुनाई। उससे अगले दिन गया और तारीफ हुई, क्योंकि इसलिए तारीफ हुई कि छंद मेरे अंदर
नैसर्गिक थे, मैंने कभी वैसे नहीं सीखे थे, मतलब चीज मीटर में रहती थी ऐसा था। कोई छोटी मोटी गड़बड़ रहती होगी तब तो वो अब ध्यान नहीं है, लेकिन छंद में था मैं। तो सब लोगों ने बड़ी तारीफ की और मंच के हिसाब से भी मैं बड़ा किफायती था कि एक बालक जो कि ओपनिंग कर सकता है, ठीक ठाक सा है, 15-20 मिनट अपने ठीक ठाक निकाल देगा, कविता पढ़ेगा, फालतू इधर उधर की बातचीत नहीं करेगा और बैठ जाएगा और हमारी टीम में एक संख्या बढ़ जाएगी और पैसे कुछ भी नहीं मांगेगा, जो दे दोगे वो रख लेगा। तो उस हिसाब से मेरी मंच पर ग्राह्यता हो गई और वहां से मेरी कवि सम्मेलन ये यात्रा शुरू हुई। ये घटना है सन 2002 की, लगभग 23-24 साल। हाँ। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की तो उस टाइम पे मैं कवि सम्मेलनों में दिखने लगा था। 2004 में पहली बार मैंने अर्ज किया है, एनडीटीवी पर एक कार्यक्रम आता था, उस कार्यक्रम में मैंने आदम गौंडवी साहब के साथ ऑन स्क्रीन कविता पढ़ी और वो कविता पढ़ी तो हमारे पास कपड़े तक ऐसे नहीं थे कि हम तो रास्ते में थे, कॉलेज से कॉम्पिटिशन्स करते घूम रहे थे। तो किसी ने फोन किया कि हम एनडीटीवी से बोल रहे हैं और शाम को आपको शूटिंग के लिए आना है। तो कहीं किसी लोकल सी दुकान पे जाके कपड़े से खरीदे जो खरीद सकते थे उस समय, जितने जेब में पैसे थे, और हम उस दिन शूट किया। तो 2004 में हम टीवी पर दिख गए। 2005 में वाह वाह शुरू हुआ तो हम वाह वाह में दिख गए। 2005 के बाद से मंच के लोग पहचानने लग गए थे क्योंकि दिल्ली में थे, इसका भी लाभ मिला हमें और दिखने लग गए। ये सब यात्रा होते होते हम पहुंच गए 2011 तक। इसके बीच में पत्रकारिता का संघर्ष, जनसत्ता में इंटर्नशिप की, पंजाब केसरी में इंटर्नशिप की, दैनिक जागरण के धक्के खाए, हिंदुस्तान अखबार में इंटर्नशिप की, ये सब करते रहे कि कहीं पत्रकारिता में सेटल हो जाए, लेकिन मन पत्रकारिता में नहीं था। लेकिन उस अनुभव का लाभ मिलता है आपको इसमें, कविताओं में? हाँ, आंख नाक कान खुले रखने का, ऑब्जर्व करने का, ये सब पत्रकारिता से सीखा। मन पत्रकारिता में नहीं था, मन कविता में ही था। अगर मुझे ये होता था कि आज यहाँ पर एक इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने जाना है और एक कवि सम्मेलन है, तो मेरी वरीयता पर कवि सम्मेलन होता था। तो कम पैसे ही मिलते थे लेकिन कवि सम्मेलन में झोंक रखा था खुद को। ये जरूर रहा कि जितना, क्योंकि अपेक्षा नहीं की थी, और अनापेक्षित प्रयास जो है वो आपको सफलता के सबसे निकट ले जाकर खड़ा कर देता है। तो अपेक्षा ये नहीं थी कि कवि सम्मेलन मेरी रोजी रोटी बनेगी, ये था कि मैं कवि सम्मेलन को क्या दे सकता हूँ। तो हम कवि सम्मेलन में झोंक गए, खुद को झोंक दिया। 2011 में एक नौकरी लग गई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, 1.5 साल। अगर वो दिल्ली नौकरी होती तो शायद मैं उसे कभी ना छोड़ पाता। वो मेरी पोस्टिंग हुई जम्मू से दिल्ली आना जाना, कैसे कवि सम्मेलन निभेंगे। और मैं इस तरीके की मानसिकता में आ गया था कि मैं कवि सम्मेलन का कोई पोस्टर देखता था तो मुझे लगता था कि यार यहाँ तो मुझे होना चाहिए था। उससे पहले कभी 8-9 साल में कभी नहीं रहा, लेकिन उस समय 1.5 साल में मुझे लगा कि यार यहाँ मैं हो सकता था। वो खालीपन लगता था कि ये मेरी जगह है, मेरी एक्चुअल जगह ये, और मैं ये कर रहा हूँ, मैं कहाँ और ये बवाल कहाँ। तो वो मुझे लगा कि नहीं, ये बवाल है, यहाँ जाना है। तो हम उसमें नौकरी छोड़ने का निर्णय लेने में इस आत्मबल ने बहुत हिम्मत दी कि कवि सम्मेलन में सब लोग अगर पार्ट टाइम करके आएंगे तो इस इतने बड़े संस्थान को अपना पूरा समय कौन देगा, इसमें पूर्णकालिक कौन होगा। अगर सब लोग ये सोचेंगे कि दिन भर तो नौकरी करो, कहीं बैंक की, कहीं स्कूल की, कहीं टीचिंग की, फिर घर का धनिया लाओ, फिर घर के सब काम करो। दुनिया में जिसने भी समाज को कुछ दिया है उसने सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज अपने परिवार के साथ किया है, दूसरा कॉम्प्रोमाइज अपनी हेल्थ के साथ किया है। हमारे कवि सम्मेलन में अगर हम सब यही सोचे वन टू ऑल कि भाई नौकरी तो बनी रहनी चाहिए और फिर रात को ही तो कवि सम्मेलन करना है, तो आप जब रात भर जागकर सुबह नौकरी पर पहुंचेंगे तो आप थोड़ी सी बेईमानी या तो नौकरी के साथ करेंगे या रात के कवि सम्मेलन के साथ करेंगे। तो मुझे लगा कि नहीं यार, अगर ऐसा है, फिर मेरे पास उदाहरण थे। सुरेंद्र शर्मा जी कभी नौकरी नहीं की, अरुण जैमिनी जी कभी नौकरी नहीं की, तो कवि सम्मेलनों से उनकी आजीविका चलती। हाँ। अभी मैंने पीछे किसी को कहते हुए भी सुना कि कवि सम्मेलन कमाने का स्थान नहीं है। यदि आप कवि सम्मेलनों में आना चाहते हैं तो आप अपनी आजीविका का साधन बनाकर रखिए, कवि सम्मेलनों पर आप आत्म संतुष्टि के लिए आइए। तो इस बात को तो आप पूरी तरह से नकार रहे हैं। 100%। अर्थ उत्प्रेरक होता है। आपको कोई भी कृत्य करते हुए कई सारे लाभ मिलते हैं, संतुष्टि, यश और अपने आप की प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर
और इन सब के बाद मिलता है अर्थ। ये जो पहली तीन चीजें हैं इनको आप किसी पैरामीटर पे नाप नहीं सकते, अर्थ को आप नाप सकते हैं। और ये तीनों आपको प्राप्त हो जाए और कवि सम्मेलन के माला पहन के, माइक पहन के, तालियों का जलवा जलाल करने के बाद आपको सुबह नाश्ते के लिए किसी कहना पड़े भाई 10 रुपए दे दे, तो वो रात भर का नशा सेकंड में काफी हो जाए। जी बिल्कुल। इसलिए अर्थ के पीछे नहीं भागना है, भागना तो आपको कविता के ही पीछे है, लेकिन इस जज्बे के साथ भागना। जैसे ट्रेन जब चलती है ना अपना पूरी वेग से, शताब्दी एक्सप्रेस जब भागती है तो आसपास के पत्थरों को और पत्तों को कहती नहीं है कि मेरे पीछे भागो, भागते आते हैं उसके साथ। तो आपके अंदर वो क्रिस्टल क्लियर विजन होना चाहिए कविता के लिए कि हम इसके लिए भाग रहे हैं, तो पीछे अर्थ तो पीछे भाग के आएगा, उसको बुलाना पड़ेगा। मैं अगर अपने आप को झोंक दूंगा, मैं मिट्टी खोदने में झोंक दूंगा, तो वो एक समय के बाद मुझे अर्थ दे देगी। ये तो कविता है। इसके पीछे मैं भागते हुए मेरा ध्यान, जो आईएएस की तैयारी कर रहा है बालक, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, वो अर्थ के पीछे नहीं भाग रहा है। उसका ध्यान शक्ति के उस केंद्र तक पहुंचने का है जहां पर वो स्वयं को समर्पित करके इस देश के लिए कुछ कर सके, जहां उसके रिश्तेदार इस बात पर अभिमान कर सके कि हाँ ये देखो हमारा एक बालक है जी, वो आईएएस है जी, वो आईएफएस है जी, वहां डायरेक्टर लगा हुआ है जी। ये उसकी दृष्टि में सपना होता है, उसकी दृष्टि में कभी सैलरी नहीं होती। जितने लड़के मुखर्जी नगर में नौकरी कर रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस, एक से पूछ लीजिए क्या उसकी दृष्टि में कभी सैलरी होती है। और मैं चैलेंज करता हूं, अगर उसकी दृष्टि में सैलरी है, वो 7 जन्म में सिविल सर्वेंट नहीं बन सकता। उसकी दृष्टि में सिर्फ उस पद की गरिमा होती है, उस पद का वैभव होता है। तो वो वैभव आपको खींचे, पीछे पीछे आएगी लक्ष्मी, पीछे पीछे। तो मैं कविता के पीछे भागा, मैं जीवन में नहीं भागा। और अब इसमें एक प्रश्न जो सामान्य सोशल मीडिया पे कोई भी खड़ा होकर पूछ लेता है कि आप कविता के पीछे भाग रहे हो जी, आप उसमें पैसा क्यों लेते हो जी? क्यों ना ले भाई? मैं अगर डिस्ट्रैक्ट होकर पैसे की ओर जा रहा हूं तो मैं अपराधी हूं, लेकिन मैं अगर पूरी क्षमता के साथ अपने लक्ष्य की ओर भाग रहा हूं और वो साथ में चुंबक की तरह खींचे ला रही है वैभव, तो मेरा क्या अपराध है इसमें? मेरा अधिकार है ये। हाँ, तो कविताएं अगर हम देखें, मंच पर कविताएं पढ़ना भी एक परफॉर्मिंग आर्ट का ही पार्ट कहा जाएगा। तो जैसे एक्टर्स हैं, इन लोगों के लिए तो खूब अच्छी धनराशि इनको मिलती है, तो कवियों के लिए क्यों नहीं लोगों की इतनी मानसिकता खुली है कि उनको भी उतना ही मिलना चाहिए? 2 चीजें हैं, एक तो है साधना। ऋषि होते थे, रामायण महाभारत में आपने सुने होंगे, ऋषि होते थे। एक तो वो है जिसके पास राजा जाकर भेंट लेकर जा रहा है कि हे ऋषिवर इसे रखो, और एक वो है जो किसी के द्वार आके कह रहा है कि माता भिक्षाम देहि। दोनों ऋषि हैं, दोनों सन्यासी हैं। एक मांगने जा रहा है और एक से कोई मांगने जा रहा है। तो वो जो मांगने जा रहा है तो वो भी ऋषि, बाना तो वो भी ऋषि का ही है, बाना तो वो भी मुनि का ही है, किंतु उसके और इसके आचरण में इतना अंतर आ गया। अब वो जो माता भिक्षाम देही है उसका कटोरा कितना बड़ा है, उसमें उतनी भिक्षा डाली जाएगी। ये इसके तो आश्रम पे चलकर आया है, जिसके आश्रम पर राजा चल के आया है, तो राजा अब उसे अपनी क्षमता के अनुसार देगा। वो मांग नहीं रहा, बिन मांगे मोती मिले। ठीक, तो ये बिन मांगे मिला है। तो मैं जब कवि सम्मेलन में चलूंगा और मैं ध्यान, मेरा उद्देश्य इससे अर्थ कमाना नहीं होगा, तो फिर बिन मांगे मिलेगा। हाँ, यहां पर क्योंकि बाजार है, शोबिज है, तो ये तय है कि वहां पर अपनी गरिमा के अनुसार आपको ये तय करना है कि जो मिल रहा है उसे स्वीकार करना है या नहीं। मांगूंगा अब भी नहीं, मांगूंगा अब भी नहीं। राजा मेरे पास लेकर आया, पता लगा एक लंगड़ी गाय ले आया मेरे को दान देने के लिए, तो मैं उसकी सेवा के लिए उसे स्वीकार कर दूंगा कि ये मेरा दायित्व है। लेकिन राजा मेरे पास कुछ ऐसा ले आया जो राजा के घर का कचरा है, तो मैं उसे अस्वीकार कर दूंगा। मैं उससे ये नहीं कहूंगा कि ये वाले कपड़े हटाकर मुझे ये वाली सिल्क लेके आ, नो। अस्वीकार करना तो मेरा अधिकार है, मैं नहीं ले रहा। मैं राजा से जिस क्षण ये कहूंगा कि ये इस वाले गिलास की जगह ये वाला गिलास दे, ठीक उस क्षण में याचक हो गया। और याचक कभी सम्मान नहीं प्राप्त करता,
सम्मान प्राप्त करने के लिए तो स्वीकृति और अस्वीकृति का अधिकार अपने पास रखना पड़ेगा। उसके लिए संयम भी चाहिए। नहीं, संयम तो आ जाता है, संयम लक्ष्मी ये तो पीछे चलते हैं। सिर्फ साधना चाहिए, सिर्फ साधना। ये तैयार होना चाहिए। अधिक से अधिक क्या नुकसान हो जाएगा। उपवास करने की क्षमता है ना, तो कोई आपको भूख से नहीं डरा सकता। आपको कोई भूख से तब डराएगा जब आपको डर लगे कि रात को खाना नहीं मिलेगा, मर जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि यार 2 वक्त की रोटी तो हम ऐसे देख लेंगे, बिना खाए रह लेंगे, पानी पियेंगे। आपका गद्य और पद्य लेखन दोनों ही अद्भुत है। आपने गद्य में व्यंग, लेख, डायरी, ललित निबंध, लघु कथा, यात्रा वृतांत, यहाँ तक कि फिल्म समीक्षा भी लिखी है। और वहीं पद्य में भी आपने गीत, मुक्तक, छंद, पद और छंद मुक्त दोनों ही लिखा है। इतनी सारी विविधताएं आपके पास हैं। साथ ही विशुद्ध साहित्य जो आप हास्य का लिखते हैं, तोंद का तांडव, या फिर आपने लिखा है कि नर्क में महिलाओं का वार्तालाप, ये पूर्णतः आपका विशुद्ध हास्य है। उसी के साथ आप राष्ट्रहित की कविताएं भी लिखते हैं। और उसके साथ गंभीर साहित्य में जब आप आते हैं तो भरत का परिताप और केकई का विलाप भी लिखते हैं। और अब आप श्री राम पर भी पुरुषोत्तम लाए हैं। तो आप अपने लेखन में इतनी विविधता लाते कैसे हैं? मेरे गीत की एक पंक्ति है कि एक ही जीवन में सबकी भावना को शब्द देना, हर घड़ी मरते हुए जीवन बिताने सा कठिन। आप अभिव्यक्त कर रहे हैं, और अभिव्यक्त करने के आप किसी बगीचे से ये पूछें कि भाई तुम ऐसा कैसे कर लेते हो, तुम सूरजमुखी भी उगा लेते हो, तुम गुलाब भी उगा लेते हो, ऐसा कैसे कर लेते हो तुम्हें तो खाली गुलाब उगाने चाहिए, तुम तो गुलाब के बगीचे हो, तुम्हारे वहां तो गुलाब वाटिका लिखा है, तुम्हारे तो सूरजमुखी कैसे उग रहा है? क्योंकि उसकी मृदा में उर्वरा क्षमता है, और उसको जैसा बीज मिलेगा वो उसका काम गुलाब उगाना नहीं है, उसका काम तो बीज को पोषित करना है। उर्वरा का काम बीज को पोषित करना है। तो सृजन की क्षमता का काम आपके मस्तिष्क में आए किसी विचार को उसके सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में ढालकर प्रस्तुत कर देना है। अगर मैं ये सोचूं कि मुझे तो हाथ से ही लिखना है, इसका अर्थ यह है कि मैं करुणा को जीना नहीं जानता। अगर मैं ये कहूं कि मैं तो वीर रस का ही कवि हूं, इसका अर्थ यह है कि मैं प्रेम की परिभाषा नहीं जानता। अगर मैं ये तय कर दूं कि मैं तो गद्य ही लिखूंगा, इसका अर्थ यह है कि मैं कविता को दोयम मानता हूं। जब सृजन आता है, बालक जब गर्भ में आता है, तो क्या उसका आकार तय किया जा सकता है कि गोरा होगा तभी पैदा करेंगे, इसकी आंखें इतनी सुंदर होंगी तभी इसको धरती पर लाएंगे, वरना नहीं लाएंगे? ऐसा कर सकते हैं क्या? तो सृजन तो भ्रूण की तरह आता है, वो अपना आकार स्वतः लेता है। हाँ, उन दिनों माता जो कुछ मानसिक झेल रही होती है, देख रही होती है, सोच रही होती है, उसका प्रभाव उसकी देह यष्टि पर और आचार विचार पर अवश्य पड़ता है। ठीक इसी तरह जब हम कविता का कोई थॉट दिमाग में क्लिक किया, उस समय हम जो कुछ झेल रहे होते हैं, जैसे रिश्तेदारों का व्यवहार होता है, जैसे अपने आसपास का व्यवहार होता है, जो तकनीकी समस्याएं, जो दुनियावी समस्याएं झेल रहे होते हैं, उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा उसकी शब्दावली पर, उसकी अभिव्यक्ति पर, उसके तेवर पर, लेकिन अपना आकार तो वो लेकर आएगा। वो बताएगा आपको कि मैं गद्य हूं, वो बताए। और गद्य शब्दों के सही क्रम में सजावट को गद्य कहा जाता है, और शब्दों के सबसे सही क्रम में सजावट को पद्य कहा जाता है। तो व्याकरण खाली पद्य में ही लगेगा, गद्य में नहीं होगा व्याकरण? व्याकरण तो दोनों में होगा, लेकिन आपके दिमाग में कोई विचार आया, उस विचार को आपने सही क्रम में लगा दिया। अतिरिक्त शब्द तो वहां भी नहीं चाहिए, लेकिन वहां ये संभावना रहती है कि एक कॉमा लगा के आगे कुछ और कह लो, ये संभावना रहती है कि अर्थात लिखकर कुछ और कह लो। तो इसलिए शब्दों का सही क्रम में समायोजन ये गद्य है, और शब्दों का सबसे सही क्रम में, कि अब इसे बदला ही नहीं जा सकता, इसकी जगह दूसरा लग ही नहीं सकता, ये पद्य है। यहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर कविता की पंक्ति है, कविता एक शब्द का भी बोझ, अतिरिक्त शब्द का बोझ अपनी देह पर बर्दाश्त नहीं कर सकती, मर जाएगी वही कविता।
और कविता खराब नहीं होती, कविता तो मर जाती है। एक एक शब्द जो उसकी पंक्ति की आवश्यकता नहीं थी और आपने उसमें ठूंस दिया, हत्या कर दी कविता की। जो बदल के नहीं दिखा सकते आप सूर को पढ़ें, आप रसखान को पढ़ें, आप तुलसी को पढ़ें। क्यों तुलसी तुलसी है? एक शब्द नहीं बदल के दिखा सकते, बदलो, लाओ इसकी जगह दूसरा शब्द क्यों लाओगे? तब कविता, तब धरती पर एक सूर होता है, तब धरती पर एक तुलसी होते हैं, तब धरती पर एक रसखान होते हैं। कोरी तुकबंदी को लेकर कॉन्फिडेंस से फोन कर रहे हैं, हम मंच पर कविता पढ़ना चाहते हैं। इतनी आसान साधना यहां पिघलता है। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में करंट चल रहा हो जब कविता उतरती है। सोती हुई बोझिल हुई आंखें यूं खुल जाती हैं, यूं थॉट आया, बिजली कौंधी। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने इस बिजली की कौंध को अनुभूत किया तो खुद को कवि कह लो। अगर लगा किसी की कविता में एक अतिरिक्त शब्द सुनकर तुम्हें लगा कि ये इसने कविता के साथ गलत कर दिया और तुम्हारे अंदर कुछ कांपने लग गया, तो खुद को कवि कह लो। लेकिन तुम्हें लगा इतना तो चलता है, तो खुद को कवि मत कहो, क्योंकि कविता में तो नहीं चलता। चलना होता तो वो कविता नहीं होती। कविता तो बिल्कुल नपी तुली, सब सूक्ष्म अनुभूति की सक्षम अभिव्यक्ति है कविता। अनुभूति में सूक्ष्मतम होना है। पाखुरी के कांपने की आवाज सुनाई देने लगे तो समझ लीजिए कि आपने अनुभूत किया, और आप उस आवाज को यथावत कागज पर लिख पाएं तो समझिए आपने अभिव्यक्त किया। इससे पहले और इससे बाद में आप जो कुछ कर रहे हैं वो कविता जैसा हो सकता है, वो कविता नहीं है। उसके बाद आप कविता का आडंबर कर सकते हैं। कविता तो घटित होती है। तब कबीर ने अपना नाम 3 बार बदल लिया, कबीरा। अपना खुद का नाम बिगाड़ रहे हैं क्योंकि कविता महत्वपूर्ण थी। जो विचार कह रहा है वो विचार चाहिए। तुम कबीर को कबीरा पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। विचार यूं जाना चाहिए, इसलिए कविता। आपके एक लेख में एक आता भी है कि मैं किसी कविता के अवतरण का माध्यम हो सकता हूँ, निमित्त हो सकता हूँ, किंतु रचयिता नहीं हो सकता। सवाल ही नहीं। लेकिन कहा तो ये रचयिता ही जाता है किसी भी काव्य का या कविता का। वाल्मीकि जी को रचयिता कहा गया, तुलसीदास जी को रचयिता कहा गया, तो इसको कैसे फिर आप देखते हैं? देखिए, 2 चीजें होती हैं। आपने कभी दफ्तरों में काम किया होगा। एक होता है कोड रूल और एक होता है प्रैक्टिस। तो रूल तो ये है जी, लिखा तो ये है, लेकिन प्रैक्टिस ये है, होता ऐसा है। तो रूल तो यही है। जैसे आप अगर हमारे जैनिज्म के हिसाब से बात करें तो हमारे यहाँ क्या है कि ईश्वर जब मोक्ष चला गया, जीव जब मोक्ष चला गया तो वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया। उसके बाद उसको ना तो वो तुम्हारी गुहार सुन रहा है, ना वो तुम्हारी हेल्प करने आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ गाया जाता है ना, महावीर जी आ जाओ हमें बचा लो, आओ महावीर, बुलाया जाता है ना। नहीं आएंगे हमें पता है। तो ये जो आओ महावीर है ये प्रैक्टिस है, बट रूल तो यही है कि महावीर नहीं आएंगे, तुम्हें अपनी नैया खुद खेनी पड़ेगी। तो रूल तो यही है कि वाल्मीकि, तुलसी, ये सब निमित्त हैं उस भव्य विचार के कागज पर अवतरण के, लेकिन प्रैक्टिस ये है कि रचयिता कहा जाएगा। आपने सुना होगा लेखन ब्लॉक। जब कोई कवि लिख रहा होता है तो कभी कहीं आकर वो अटक जाता है और उसको आगे का क्रम मिलता ही नहीं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कहीं अटक गया तो फिर आप उससे निकलते कैसे हैं? देखिए, अब तक मैंने लिखा फुटकर साहित्य, अब तक जो मैंने लिखा, गीत लिखा, लेख लिखे, छंद लिखे, फ्री वर्स कविताएं लिखी, ये सब छोटे आकार के सृजन हैं, आकार में, सीमित आकार में। तो इनको एक सीटिंग में लिख पाना संभव है। लेकिन जब आप महाकाव्य लिखते हैं, जब आप उपन्यास लिखते हैं, तो वो लंबा काम है। उसमें ऐसा होता है, मेरे साथ हो रहा है कि मैं लिखा भरत का परिताप, भरत कैकई से लड़ भिड़ के चले गए, फिर अटक गया,
फिर लगा कि अब क्या कही, यहाँ पर इतनी करुण अवस्था पर खड़ी है, यहाँ आगे कैसे बढ़ाएं। फिर कई दिनों तक वो भीतर, ये बस इतना, ये ऐसे ही है जैसे बरसात के तुरंत बाद डाला गया बीज और जेठ की गर्मी में डाला गया बीज। मैं अपने जीवन की व्यस्तताओं में ज्यादा घिर गया और भी बहुत सारे काम जीवन जीने के लिए करने हैं, तो ऊर्जा का अधिकतम स्रोत उधर खर्च हो गया। तो वो जो कविता का बीज था उसे पुष्ट करने के लिए आकाश में बादल नहीं थे, अवकाश नहीं था, और उसको उर्वरा होने के लिए मृदा में उतनी नरमी नहीं थी, तो नहीं उग पाया। जैसे ही बारिश की बूंद पड़ी, वही बीज जो उपेक्षित पड़ा था जेठ में, वो फूट आया। बीज तो वही है। मैं अगर पुरुषोत्तम लिख रहा हूं तो पुरुषोत्तम पे बीज तो वही है, वही भरत है, वही कैकेयी है, वही राम है, वही लक्ष्मण है, वही वशिष्ठ है, वही सब कुछ चल रहा है। किंतु अचानक रुक गया। ये पात्र अब तक मुझे आके बता रहे थे ये लिख हमारे बारे में, और अब अचानक इन्होंने बताना बंद कर दिया। तो इन्होंने बताना बंद नहीं किया है, मेरे कानों की क्षमता छोटी हो गई, मेरी व्यस्तताओं ने मुझे घेर लिया, परिस्थितियां मेरी बदली हैं। कहानी तो राम की कब से खड़ी है, हजारों वर्ष से ऐसी की ऐसी खड़ी है। वो आपने अपने छत पर रिनोवेशन कराने के लिए हथौड़ा मारा तो उसमें से सोने की ईंट गिरी। तो आपको बाद में पता चला कि आपके दादाजी परदादाजी कभी यहाँ छुपा गए थे, है ना। अब आप कहो जी मेरा भाग्य था कि आज मेरा भाग्य अच्छा था कि मुझे सोने की ईंट मिली। हथौड़ा मारने में लेट आपने किया, सोने की ईंट तो वहां थी, रोज उसके नीचे सोते थे आप, रोज उसके ऊपर चलते थे छत पर। आपने हथौड़ा मारने में देर की, तो कविता तो प्रयासों में कमी थी। मैंने वो सिंहासन नहीं बनाया जिस पर आकर सरस्वती बैठे, तो मेरे प्रयास में कमी थी। मेरे अगर कविता रुकी है तो समझ लीजिए, जिस भी कवि को ये शिकायत है कि मैं इन दिनों नहीं लिख पा रहा हूँ, मेरा लेखन रुक गया है, मैं थॉट नहीं आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो उन सब से फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ मैं कहाँ और ये बवाल कहाँ। तो ये जो मैं कहाँ है ना, यहाँ पर आपने खुद को ज्यादा झोंक दिया है। आप कोई कविता लिख रहे हैं तो कैसे तय करते हैं? आकार से तो तय नहीं होता होगा कि ये पूर्ण है या अपूर्ण है, आप कहीं तो महसूस होता होगा ना कि ये कविता पूर्ण हो गई, या कब लगता है कि नहीं इस कविता पर अभी और आगे लिखा जा सकता है, तो वो कैसे निर्धारित करते हैं? वो तो पूर्ण हो चुकी कविता को भी दोबारा पढ़ते हैं तो लगता है कि इस पर और लिखा जा सकता है। सृजन तो अंतहीन है, लेकिन ये लगता है कि हाँ जो थॉट लेकर बैठे थे वो थॉट अपने पूरे सौष्ठव के साथ यथा क्षमता उतर आया है, तो फिर कविता तो पूरी नहीं होती। एक्चुअली हम ऊब जाते हैं, हम लिखते लिखते थक जाते हैं, तो लगता है कि अब यार, और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मोबाइल हाथ में है, आजकल तो लिखते भी मोबाइल पे ही हैं, तो मोबाइल में ऊपर नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं व्हाट्सएप के, तो जिस क्षण उसको लिखते लिखते में नोटिफिकेशन लगातार ज्यादा आ रहे हैं और लगा कि अब 3 बंद पूरे हो गए, उपसंहार हो गया, खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, तो फिर हम व्हाट्सएप पर गए और कविता छूट गई। अगर वो ना हो तो फिर वो शायद और अपना आकार बढ़ाए। जब आप इतना अच्छा लिखते हैं तो स्वाभाविक है पढ़ते भी होंगे, तो किस प्रकार का साहित्य पढ़ना आपको ज्यादा पसंद आता है? मुझे ऐसा लगता है रचना जी, ये प्रश्न बहुत, आपने बहुत कॉमन प्रश्न समझ के लिखा होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सृजन करना है ना, तो आप मन पढ़ना सीखो। अगर आपको सृजन करना है ना, तो आप जीवन पढ़ना सीखो। कागज पढ़कर कागज रच देना, ये तो अनुवाद कर रहे हैं। मैंने 200 दोहे पढ़े, उस दोहे का मीटर सा मेरे दिमाग में बैठ गया, इसके बाद मैंने भी लिख दिया। ये तो एक मशीन मैकेनिकल काम हो गया। और मुझे लगता है कि मैंने किन्हीं आंखों में देखा और उन आंखों में देखकर मुझे कुछ वो पढ़ने को आ गया जो उसने कहा ही नहीं। तो ये मेरे लिए एक प्रेम कविता का विषय है। मैंने सड़क पर भरी धूप में
एक गाय को देखा कि वो भरी धूप में खड़ी है और उसका बछड़ा उसका दूध पी रहा है और वो हिलती नहीं है। ये मेरे लिए वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ बिंब है कि वो इतनी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती उसको कि मैं छाया में तो चली जाऊं, वहीं खड़े होकर उसे दूध पिला रही है। ये अगर मैंने पढ़ लिया तो फिर पोथियां नहीं पलटनी। लेकिन परंपरागत रूप में तो कहा जाता है कि जितना आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आप लिखेंगे। आप तो उसे भी नकार रहे हैं। नहीं, मैं उसे नकार नहीं रहा। आपने अनुभूत तो यहां से करना है ना। अभिव्यक्त करने के लिए आप जब साहित्य पढ़ेंगे तो आपको अब जो शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी ये आपको पठन से आएगा। मैंने आपको कहा कविता की शुरुआत, सृजन की शुरुआत तो सूक्ष्म अनुभूति से है और उसका समापन सक्षम अभिव्यक्ति पर है। आप सक्षम अभिव्यक्ति की तैयारियां तो कर रहे हैं, ये जो सूक्ष्म अनुभूति है इसकी तैयारी नहीं की। इसके लिए जीवन पढ़ो। बस में चलते हुए आपको दिखाई दे एक वृद्धा जो इस अवस्था में एक टोकरी सिर पर रखकर भरी गर्मी में और कुछ बेच रही है। अगर आपने वहां कविता नहीं पढ़ी तो फिर पढ़ते रहो कितने तुलसीदास, फिर आपको कविता नहीं सिखाई जा सकती। अगर आपने देखा कि एक स्कूल जाता हुआ बच्चा स्कूल में घुसने से पहले स्कूटी पे छोड़ने आई माँ को 3 बार पलट के देख रहा है, अगर आपने यहां कविता नहीं सुनी तो फिर आपको कोई कविता नहीं सुना सकता। तो इसका मतलब आप पठन से बेहतर अनुभूति को मान रहे हैं। अनुभूति, पठन तो अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र है। जितना अधिक पढ़ोगे उतनी सक्षम करोगे, लेकिन वो सक्षम तब होगा जब ये सूक्ष्मता आपके पास हो। अगर ये सूक्ष्मता नहीं है तो फिर कितनी किताबें पढ़ते रहो। अगर शब्दों को जोड़ने से कविता होती तो शब्दकोश सबसे बड़ी कविता थी। सही शब्दों को जोड़ने के लिए आपको साहित्य पढ़ना है, लेकिन सही शब्द जोड़ के लिखना क्या है, इसके लिए तो अनुभूति है। कविता अनुभूति है, कविता अभिव्यक्ति मात्र नहीं है। मूल कविता का अनुभूति, तो पढ़ना तो वो है। हाँ, तो जनक तो अनुभूति ही हुई। पढ़ना तो वो है, पढ़नी तो आंखें हैं, पढ़नी तो वो कंपन है, पढ़ना तो वो एक मोमेंट है। मैंने एक फिल्म देखी थी विरुद्ध, अमिताभ बच्चन की। उसमें जॉन अब्राहिम का एक्सीडेंट हो जाता है, अमिताभ उनके पिता हैं और जॉन अब्राहिम को वो आईसीयू के शीशे में से झांक कर देखते हैं और कैमरामैन ने ईसीयू लिया है उनका आंखों का। वो जो आंखें हैं, वो आंखें, वो कविता है। अगर वो नहीं पढ़ी फिर आप नहीं पढ़ पाए कविता। सामने वाला मुझे गाली देने आया है, ये तो सामान्य है, ये तो अखबार में पत्रकार भी छाप देगा। चिराग जैन को गाली दी गई तो कोई भी छाप देगा। लेकिन वो जो मुझे गाली देने आया है, यदि मैं ये सोच सकूं कि वो मुझे गाली देने क्यों आया है, तब मैं कवि हूं। आपके एक लेख का अंश है कि विश्व का कोई पथ प्रदर्शक आपको चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। वह तर्जनी को किसी दिशा में बढ़ाकर आपको रास्ता तो दिखा सकता है, पर अपनी हथेलियों से आपको उस रास्ते पर धकेल नहीं सकता। धकेलने से कोई रास्ता तय होता भी नहीं है, रास्ता तो चलने से तय होता है। इसलिए पथ प्रदर्शन का दायित्व दिशा दिखाने का तक सीमित नहीं है, चलना तो आपको स्वयं ही होगा। तो क्या आपका भी कोई ऐसा पथ प्रदर्शक रहा है जिसने अपनी तर्जनी दिशा उंगली दिखाकर कहा हो कि इस पथ पर जाना है? मेरा काम सफर करना है, पथ का निर्धारण उसका है। मैं अपना किरदार जीऊंगा, बाकी निर्देशन उसका है। जब मैं कवि सम्मेलनों में आ गया तो गजल कैसे कही जाती है इसको सिखाने के लिए हमने एक ऐसा औघड़ गुरु चुना जिन्होंने कभी जीवन के बहुत परंपरागत पाखंडी आडंबरों का अनुकरण नहीं किया। हमने उनसे पूछा जी गुरु जी गजल लिखना सिखा दो, तो उन्होंने बोला जी कुछ नहीं करना, गुनगुना के लिखो। जो तुम गुनगुना के लिखोगे और अपनी ओर से ठीक लिखोगे तो उसमें गलतियां कम होंगी। तो हमने बस इतनी गजल सीखी, बहर, काफिया, रदीफ। मुझे बहरों के नाम आज तक नहीं पता, लेकिन अगर गजल कह रहा हूं तो प्रॉपर गजल के पैरामीटर पर खामियां कम होती हैं, क्योंकि मैंने उर्दू पढ़ी नहीं विधिवत रूप से। तो
इतना जरूर रहा हमेशा से कि जितने लोगों के साथ बैठा, चाहे उनसे मेरी बनी, चाहे उनसे मेरी नहीं बनी, चाहे वो मेरे मित्र रहे, चाहे वे मेरे प्रतिद्वंदी रहे, चाहे वे मेरे सहकर्मी रहे, चाहे वे मेरे अपने रहे, मैंने चूंकि हर एक की ये आंखें पढ़ी हैं, मैंने हर एक का ये स्वभाव पढ़ा है, तो इसलिए ये तर्जनी तो मैंने हर एक व्यक्तित्व में से देख ली।